आसमान में बादलों की आवाजाही लगी थी। सफ़ेद रूप से बादल कभी सूरज की किरणों को ढक लेती तो कभी सूरज की किरणों उन्हें पीछे धकेल देती। दोनों की अटखेलियाँ चल रही थी। ठंडी हवा जब चेहरे को छुए तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ का आंचल चेहरे को छू गया है। चारों ओर जहाँ तक नजर जाए लाल पीले गुलाबी रंग के फूलों की चादर बिछी है। हवा के साथ इन फूलों की खुशबू तो ऐसी सांसों में समा गई जैसे जीवन में कभी इत्र की आवश्यकता ही नहीं हो। सच बसंत के मौसम में सचमुच लगता है कामदेव और रति पृथ्वी पर घूमते हैं। पहाड़ों पर चमकते धूप उसे स्वर्ग पार्वत का रूप दे रहे थे और उन पहाड़ों पर कहीं कहीं आम तलाश के पेड़ों में खड़े फूल ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ण अद्भुत क्षण में लाल रंग का रंग लगा हो और प्रकृति की देवी ने हरे रंग के वस्त्र और उस पर ये खूबसूरत स्वर्ण आभूषण पहनाए। पहाड़ों से आ रही झरने की आवाज़ सुनकर ऐसा प्रतीक होती है जैसे कोई छोटी सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे पैरों से पायल पहनकर छम छम करती दौड़ रही हो। प्रकृति का ये सुनहरा रूप अद्भुत है जो आत्मा में अंदर तक बस जाता है और अंदर चले रहे तूफान को शांत कर देता है। आप आसपास में इतने सारे रंग बिखरे हैं लेकिन मेरे जीवन का तो रंग ही उड़ गया है। जैसे दिन भर धूप में पड़े रहने के बाद किसी कपड़े को शाम में देखो तो जिस तरह धूप लगी हो उस तरफ के कपड़े का रंग उड़ जाता है। लोग कहते हैं इस कपड़े का रंग कच्चा था इसीलिए उड़ गया, तो क्या मेरे जीवन का रंग भी इतना ही कच्चा था? काश समय रहते मैंने अपनी गलती को सुधार दिया होता, अपनी आंखों में अहंकार का पर्दा हटाकर देखा होता तो ये प्रकृति के रंग आज मेरे जीवन में भी होते। मैं शालिनी जिसके जीवन में भी कभी इतने रंग थे कि लोगों को देखकर जलन होती थी। प्यार करने वाला पति, अपने बच्चे की तरह दुलार करने वाला सास ससुर, सहेलियों से ननद, और शादी के पहले जब मैं सहेली की बातें सुनती कि ससुराल में सास ननद जेठानी की बातें सुनाई पड़ती है, सारा दिन बस कामों में लगे रहना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, तो लगता था कि क्यों हमारे माता पिता हमें शादी करके ऐसे जेल में भेज देते हैं जहाँ बिना गलती की सज़ा मिलती है। मैं तो शादी के नाम से ही डरती थी। वैसे तो अगर घर में लड़की पैदा हो जाए तो लोग उदास हो जाते हैं। माँ बताती है कि मेरे जन्म घर पर में लोग इतने खुशी थे कि घर में कई दिनों तक उत्सव का माहौल था। पिताजी की भी कोई बहन नहीं थी और दादाजी की भी कोई बहन नहीं थी। मैं भी 3 भाइयों के बाद बड़ी मन्नत से पैदा हुई, इसीलिए लोगों का प्यार दुलार मेरे प्रति कुछ ज़्यादा ही था। सबकी लाडली, सबकी दुलारी, जिसे किसी चीज़ों के बारे में पूछते ही उसकी लाइन लग जाए। सच परियों की राजकुमारी सा जीवन था। पिताजी जमींदार थे, पैसे का कोई कमी थी नहीं, किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता कभी पढ़ाई लिखाई में भी कभी मन नहीं लगा नहीं। बस पिताजी के रुतबे और पैसे के दम पर स्कूल कॉलेज में पास होती गई और डिग्री मिल गई। घर में माँ और दादी हमेशा कहती थी हमारी बेटी तो इतनी सुंदर है कि इसे तो कोई राजकुमारी ले जाएगा। मुझे आज भी याद है जब पिताजी दादी के पास मुस्कुराते हुए आए और बोले, माँ देखो मेरी बेटी का भाग्य। कल जहाँ हम लोग शादी में गए थे ना, वहाँ एक बड़े व्यापारी भी आए थे। उन्हें हमारी शालिनी अपने बड़े बेटे के लिए पसंद आ गया। वो लोग शालिनी का रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। ये देखो उनके बेटे विप्लव की तस्वीर उन लोगों ने भेजी है। आप अगर लोगों को पसंद हो तो मैं उन लोगों को बुला लेता हूँ। विप्लव सच में तस्वीर में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। सबको एक बार में ही पसंद आ गया और जल्द ही मेरी शादी विप्लव से हो गई। मैं भारी भरकन गहनों और साड़ी से लदी विप्लव की दुल्हन बनकर उसके घर पहुंची, जहां लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। शुरू में तो थोड़ा डर लगता था कि ससुराल है, लेकिन धीरे धीरे विप्लव और उसके परिवार के प्यार और अपनेपन से वो भी जाता रहा। वैसे तो वहाँ घर में काम करने के लिए नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन रसोई सासू माँ खुद संभालती थी और मेरे ननद भी उनकी मदद करती थी। मेरे आने पर सासू माँ ने रसोई नहीं छोड़ी। बाकी के घरों की तरह वो पहले की तरह रसोई का काम संभालती थी। मैं बस उनकी मदद कर देती थी।
इसी तरह हंसी खेली और प्यार में दिन कब बीत जाते पता नहीं चलता। जब मन करता घूमने फिरने, शॉपिंग करने, दोस्तों से मिलने चली जाती। कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे तो मायके की भी याद नहीं आती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन मैंने विप्लव को मम्मी जी से कुछ बात करते देखा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वो दोनों लोग शांत हो गए और विप्लव ऑफिस निकल पड़ा। जहाँ घर के में नौकरों की फौजी थी, वहाँ बस एक ड्राइवर, एक घर का काम करने के लिए और एक माली काका रहता था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं जब पूछा तो विप्लव बात को टाल गए, लेकिन कई दिनों से वो बहुत टेंशन में रहते थे। पापा जी और विप्लव अब देर रात तक ऑफिस में रहने लगे। घर में भी जैसे एक तनाव का माहौल रहने लगा। मैं भी यही सोचती बैठी थी कि क्या बात है, घर में सब इतना चुपचाप क्यों हुए। तभी मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। मैंने देखा मेरी बहुत ही खास दोस्त थी का फ़ोन था। फ़ोन पर बात हुई तो उसने बताया कि उसकी सगाई परसों और उसने मुझे आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी किया। मुझे तो वैसे भी फंक्शन और पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं जाने की तैयारी में लग गई। कब क्या पहनना है, सारी चीज़ों की मैचिंग है कि नहीं, और ख़ास सगाई के समय पहनने के लिए है तो कोई नया ड्रेस खरीदना है। सबकी एक बड़ी सी गिफ्ट दिमाग में तैयार करके मैं जल्दी से तैयार हुई और सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरी सहेली की है सगाई है तो उसने पहनने के लिए नई ड्रेस और नई ज्वेलरी लेना होगा, वो भी आ रही है शॉपिंग के लिए, मैं थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बातों को सुनकर सासू माँ जी को कोई किताब पढ़ रही थी, उसे बंद करते हुए मुझे अपने पास बैठाकर बोली, बेटी अभी पिछले हफ्ते तुम शॉपिंग पर गई थी ना, और कई सारी ड्रेस भी खरीदे थे, उसमें से कुछ पहन लो, सब तो बहुत सुंदर है। क्या हुआ उन्हें? नहीं, वो सब मैं अपनी सहेली को दिखा चुकी हूँ और मुझे कुछ नया और डिज़ाइनर लेना है ताकि पार्टी में मैं सबसे अलग दिखूँ। लेकिन बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। ठीक है तो तुम मेरी अलमारी से जो पसंद आए ले लो, वो भी तो तुम्हारा ही है, उसे तो तुम्हारा सहेली ने नहीं देखा ना। सासू माँ की बात तो सुनते ही मेरा मूड खराब हो गया और मैं यह बोलते हुए बाहर निकल गई कि किसी की पहनी हुई चीज़ें नहीं पहनती। आज पहले मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। आज पहली बार सासू माँ ने रोकने पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से उठपट टैंक बोलते हुए वहाँ से चली गई। शॉपिंग कर जाकर मेरा मूड कुछ ठीक हुआ। सहेली के साथ मिलकर खूब शॉपिंग की। फंक्शन के सारे प्लान बन गए और खुशी खुशी गुनगुनाते हुए घर पहुँचे। घर पहुँचते ही देखा तो विप्लव ऑफिस से आ गए थे और पिता नहीं पता नहीं किस पर नाराज थे। माँ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथों में इतना सारा शॉपिंग बैग देखकर उनका गुस्सा और बड़ा। अचानक से मुझ पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी रोज़ रोज़ शॉपिंग होती है, किसे पूछ कर गई थी तुम शॉपिंग करने? माँ तुमने मना नहीं किया? तुम्हें तो पता है ना। हाँ बेटा मैंने मना किया था लेकिन वो नहीं मानी। तुम शांत हो जाओ पहले, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हम बात करेंगे। विप्लव ने इस तरह चिल्लाने से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा गया। एक तो सुबह मम्मी जी ने शॉपिंग पर जाने से मना किया, इसलिए मूड खराब हो गया था। किसी तरह शॉपिंग पर जाकर ठीक हुआ तो घर आते ही विप्लव शुरू हो गया। विप्लव की बातों सुनकर मेरा मूड और ख़राब हो गया। माँ बेटे मुझ पर इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि मैं कोई नौकरानी हो जो उससे पूछकर काम करूँगी। मैं भी गुस्से से चिल्लाते हुए विप्लव से न जाने क्या क्या बोलती रही। मेरा सासू माँ ने जब मुझे शांत करने की कोशिश की तो मैं उन पर भी बरस पड़ी कि आप तो डायन है। पहले तो बेटे बहू में लड़ाई कराती है, बहू के खिलाफ बेटे के कान भरती है, उस पर से अच्छे बनने का दिखावा करती है। ऐसा घटिया औरत तो मैंने देखी नहीं। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या, जो तुम्हारे उत्तरन पहनूंगी? और न जाने क्या क्या अपशब्द बोलती रही। मेरा इन तरह से सासू माँ से बात करना, उनका अपमान करना विप्लव सहन नहीं कर पाया और गुस्से से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ पड़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पहली बार दर्द का एहसास हुआ। कोमल गोरे गालों पर तुरंत उंगलियों की निशान उभर आए, जिसे कभी किसी ने फूलों से नहीं छुपा है। जिससे किसी ने तेज आवाज़ से बात नहीं की हो, उस पर थप्पड़ से क्या हाल होगा ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। इसके बाद मैं गुस्से से मायके जा रहे
जा गई। मेरे पिताजी और भाइयों ने भी पैसे और रुतबे की घमंड में विप्लव को सबक सिखाने के लिए पुलिस कांटेक्ट कर ली, जिससे विप्लव और उनके परिवार वालों को जेल भी जाना पड़ा। व्यापार में विप्लव को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और उस पर एक पुलिस कंप्लेंट की वजह से उनका नाम और भी खराब हो गया। उन्हें सामाजिक रूप से भी शर्मिंदा झेलनी पड़ी, जो कि उनके व्यापार के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा। पिताजी ने सभी रिश्तेदार के कहने और उनकी बातों में आकर मेरा और विप्लव का तलाक कराने का फैसला कर लिया। दादी ने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी का घर मत बिगाड़ो, लेकिन पापा ने कहा उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर मेरा बेइज्जती की है, उन्हें उनकी हैसियत बतानी पड़ेगी। अरे व्यापार में घाटा हुआ तो हमसे मांग लेते, हम दे देते, उसके लिए क्या बेटी पर हाथ उठाएंगे। ऐसा लोगों के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ रख सकता। भिखारी कहीं से, उन्हें तो सच का भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया और पिताजी का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी और विप्लव की तलाक हो गई। मेरी तलाक होने के कुछ ही समय बाद दादी का फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में भाई भाभी का राज हो गया। अब मैं अपना घर जलाकर दिन रात भाभी के ताने सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि विप्लव मुझे लेने नहीं आए, और मुझे कई बार लेने आए। अपनी गलती के लिए सबके सामने मुझे माफ़ी मांगी और घर लौट चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने ही अपने घमंड और अहंकार में विप्लव के प्यार को नहीं समझा। मुझे तो उस समय विप्लव को अपने आगे झुककर बहुत खुशी मिल रही थी। विप्लव ने मुझे बहुत समझाया कि अपने हाथों अपना घर मत जलाओ, लेकिन आंखों पर अहंकार के पर्दे ने उसके प्यार को देखने ही नहीं दिया। तलाक मिलने के बाद मैं बड़े शान से पिताजी के साथ अपनी बड़ी सी गाड़ी में जा बैठी और विप्लव वहीं कोर्ट की बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं है। ये तो वो विप्लव ही है ही नहीं जिसमें फोटो में देखते ही मैं मोहित हो गई थी। बड़ी हुई दाढ़ी, नॉर्मल सा टी शर्ट डाले, बात भी इधर उधर बिखरे हुए, आसपास से लोगों की भीड़ होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं दूर है। उसके चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें उभर आई थी। सवाला सलोना मनमोहन रंग का काला दिख रहा था। उस दिन विप्लव को दिखकर मन तड़प उठा। मन किया जाकर उसे गले लगूं और उसके साथ चली जाऊं, लेकिन तभी मेरा अहंकार ने अचानक अपना सर उठा लिया और मैं पिताजी के साथ घर आ गई। पिताजी जब तक थे बात कुछ और थी, लेकिन अब भाई भाभी के लिए मैं तो एक बोझ हूँ। सच कहा जाता है जीवन के रंग को संभालने संवारने और उसे पक्का करने के लिए धैर्य, सहनशीलता, विश्वास और प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि झुकतक वही है जो प्यार करता है। प्यार में अहंकार नहीं होती। ये बात मुझे इतनी देर में समझ आई कि जब अब मैं अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकती। गलतियाँ भी वक्त रहते सुधार लिया जाए तो सही होता है। आज विप्लव की एक बात बहुत याद आती है कि विप्लव हमेशा कहते थे कि उनके प्रोजेक्ट कवि की कविता है कि जिंदगी, उनकी फेवरेट कवि की कविता है कि जिंदगी हमारी अब इस मोड़ से लेकर जाती है कि इस मोड़ पर देखिए, और जब कहीं कोई रास्ता दिखाई न दे तो दिल जिधर कह रहा है उधर देखिए। काश मैंने भी उस दिन अपने दिल की सुनी होती। प्रकृति के ये रंग, राग, अनुराग आज मेरे जीवन में भी होते। मेरे जीवन पश्चाताप नहीं बसंत होता। मेरे जीवन में भी रंग होते, मेरे जीवन में भी रंग होते।